हुदा सर की पाठशाला। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हुदा सर की पाठशाला। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ आपके साइंस से केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, उसके इक्वेशन को कैसे फॉर्म किया जाता है और अलग अलग तरह के रिएक्शंस। तो शुरुआत करते हैं इसका डिफिनेशन के साथ। तो जैसा कि डिफिनेशन आपको बतला रहा है, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस यूजिंग सिंबल्स एंड फार्मूला, यानी कि सिंबल्स और फार्मूला के इस्तेमाल से जब हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शंस को शो करते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे कि आपको मालूम होगा, कोई भी मेटल है, आयरन को शॉर्ट में Fe बोलते हैं, ऑक्सीजन को O बोलते हैं। तो इस तरीके से इन फार्मूलाज को आपस में सेट कर दिया जाता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जाता है और फिर उसको किस तरीके से रिएक्शन हुआ उसको सिंबल के फॉर्म में और फार्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखेंगे इसके बारे में हम लोग डिटेल। दूसरा देख लें हम लोग पहले, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। कोई भी एक केमिकल सब्सटेंसेस जो कि दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर जाए तो उसको हम लोग केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। तो यहाँ पर आप जानें कि रिएक्शन दो तरीके का होता है, एक होता है फिजिकल रिएक्शन और दूसरा होता है केमिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन उन रिएक्शन को बोलते हैं जिसको हम लोग रिवर्ट कर सकें, यानी कि वापस उसकी पोजीशन पर ला सकें। जैसे कि एक पेपर है, एक पेपर के आप 5 टुकड़े कर दो और 5 टुकड़े को फिर आपस में जोड़ दो तो वो पेपर फिर से बन जाएगा। इसी तरीके से हम लोग वाटर लेते हैं, H2O, ये वाटर का फॉर्मूला है, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है। जब इसको हम लोग बहुत ज़्यादा कूल कर देते हैं तो ये सॉलिड के फॉर्म में आ जाता है, यानी अपना स्टेट चेंज किया। लेकिन वापस से जब उसको गर्म करते हैं तो वो फिर लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो वेपर के फॉर्म में चला जाएगा, वेपर को ठंडा करेंगे तो फिर से लिक्विड के फॉर्म में चला आएगा। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। फिर केमिकल चेंजेस क्या होती हैं? तो केमिकल चेंजेस यहाँ पर आप देखिए, कुछ ऐसा रिएक्शन जहाँ पर वो अपनी प्रॉपर्टी को तो चेंज कर लेगा लेकिन वापस फिर अपने पुराने फॉर्म में नहीं आएगा। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने देखा होगा लोहे के ऊपर चित्ती लग जाती है जिसको रस्ट बोलते हैं, वो खराब हो जाता है, सड़ जाता है। क्या वापस आप उसको लोहे में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं। तो वो एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। इसी तरीके से दूध में से आप दही बनाते हो तो आपको मालूम है कि एक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस लैक्टिस है जो कि मल्टीप्लाई करता है अंदर और कर्ड में फॉर्मेशन कर देता है उसको। केमिकल रिएक्शन है ये। लेकिन क्या वापस उसको दही को दूध में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। हम लोग खाना खाते हैं तो न्यूट्रिशन के प्रोसेस में आपको मालूम होगा कि हम लोग खाने को डाइजेस्ट करते हैं। तो क्या डाइजेस्ट किया हुआ खाना दोबारा से फूड के फॉर्म में वापस आ सकता है? नहीं। रिस्पिरेशन का प्रोसेस है हमारा, जहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वापस करते हैं। क्या वापस से उसको फिर कन्वर्ट किया जा सकता है? फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, जिसके जरिए जो है वाइन बनाई जाती है, तो क्या वापस से फर्मेंट करने के बाद, उसको सड़ाने के बाद ग्रेप्स को वापस में कन्वर्ट किया जा सकता है? नहीं। तो ये इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। तो सिंपल सा चीज़ है कि केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है न्यू सब्सटेंसेस का, वो तो चेंज होते ही है और वो डिफरेंटली हो जाता है, यानी कम्प्लीटली चेंज हो जाता है और वापस जो है अपने फॉर्म में, पुराने फॉर्म में नहीं आ पाता है। तो हम लोग जब इसको केमिकल फॉर्म में लिखते हैं तो हम ये पाते हैं कि यहाँ पर केवल एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। जैसे कि मान करके चलिए कि हाइड्रोजन आपको मालूम होगा गैस है और ऑक्सीजन आपको मालूम होगा ये भी गैस है, ठीक है। तो ये अकेले नहीं रहते हैं, ये H2 के फॉर्म में, O2 के फॉर्म में होते हैं और ये दोनों जब मिल जाते हैं आपस में तो ये दोनों गैस मिलकर एक लिक्विड बनाते हैं जिसको हम लोग वाटर के नाम से जानते हैं, H2O। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर केवल एटम्स का रीअरेंजमेंट हुआ ना, हाइड्रोजन एक एटम, ऑक्सीजन एक एटम, और दोनों को रीअरेंज कर दिया यहाँ पर, तो एक जो है कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया ये। अब इसको आप फिर से समझिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों एक केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए, यानी कि उसमें पार्टिसिपेट किया, इसलिए इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट क्या होता है? द सबस्टेंसेस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। तो ये दोनों सबस्टेंसेस
केमिकल रिएक्शन में एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किए, इसलिए इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे। लेकिन इसके वजह से देखिए यहाँ पर एक नया प्रोडक्ट बना जिसका नाम है वाटर H2O, इसलिए इसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो नया सब्सटेंस क्या है, प्रोडक्ट क्या हुआ, द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हुआ। लिखने का तरीका क्या होगा, तो हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, इसको आगे डिस्कस करेंगे हम लोग डिटेल में। ठीक है, कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का जो शॉर्ट फॉर्म है वो H होता है, ऑक्सीजन का O होता है, और फिर ये इस तरह से दोनों को आपस में, प्लस का मतलब है दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। और ये जो है एरो, ये बतलाता है कि एरो के पहले जो भी चीज़ है वो सब रिएक्टेंट है, और एरो के बाद जो भी निकलेगा वो सब प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर आपके बुक में एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो मैग्नीशियम का दिया हुआ है। मैग्नीशियम को Mg के फॉर्म में लिखते हैं। मैग्नीशियम सॉलिड होता है, इसलिए उसके बाद ब्रैकेट में हम लोग S लिखते हैं। इसको जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं हम लोग, तो हवा के साथ रिएक्शन होगा, तो हवा के अंदर ऑक्सीजन होता है, तो एक्चुअली में हवा में और कुछ नहीं, ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शंस करती हैं। तो ऑक्सीजन गैस है, इसलिए यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में G लिख दिया, और फिर ये जो सिंबल है इसका मतलब है हीट। ठीक है, और ये हवा में रिएक्ट करके मैग्नीशियम जो है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है जो कि सॉलिड है। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, अगर कुछ सॉलिड हो तो S में लिखते हैं, अगर कोई भी एलिमेंट जो है वो लिक्विड होगा तो वहाँ पर L लिखेंगे, कोई भी एलिमेंट अगर गैस के फॉर्म में होगा तो G लिखेंगे, और कोई एलिमेंट अगर एक्वस फॉर्म में हो तो इसको AQ लिखते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्वस। एक्वस का मतलब हुआ कि उसमें जो है सॉल्वेंट वाटर के फॉर्म में होगा। तो क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा सॉल्वेंट के बारे में। ठीक है, तो ज़्यादा मात्रा में पानी होती है यहाँ पर, इसलिए इसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। यानी कि सॉल्वेंट जो है ये वाटर होगा, और बाकी इसमें सॉल्यूट दूसरा कोई मटेरियल हो सकता है। पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो एक्वस कहलाएगा वो। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और लास्ट ईयर इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया कि एयर में मैग्नीशियम को बर्न करने के पहले मैग्नीशियम के रिबन को रब क्यों किया जाता है सैंड पेपर के साथ। तो आप लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे कि मैग्नीशियम जो है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मटेरियल है, और ये हवा के साथ रिएक्शन करके अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लिया। अब जब इसके ऊपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया तो हम उसको अगर जलाएंगे तो वो जलेगा नहीं, तो इसलिए उसको जो है सैंड पेपर से हम लोग रब करके साफ़ कर लेते हैं, और उसके बाद जब उस रिबन को जलाएंगे तो वो वाइट कलर का जो है वो लाइट जो है वहाँ पर के साथ उसके साथ जलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो आगे बढ़े हम लोग। केमिकल रिएक्शन क्या है, तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जहाँ पर कि एक नया सबस्टांसेस यानी कि प्रोडक्ट बनता है, जैसा कि आपको यहाँ दिखलाई पड़ा अभी, जहाँ पर अलग अलग फॉर्म जो होती है उसकी कन्वर्शन होने के बाद वो दिखलाई पड़ती हैं। तो फिर हम लोग देखें कि भाई अलग अलग फॉर्म क्या हो सकता है। तो पहला फॉर्म यहाँ पर, और ये पूछा भी जाता है कई बार, पहला फॉर्म है कि चेंज इन स्टेट, यानी कि केमिकल रिएक्शन होने पर वो अपना स्टेट चेंज करेगा। जैसे कि बतलाया था कि आइस मेल्ट होकर के वाटर का फॉर्मेशन करेगा तो अपना स्टेट चेंज किया वो, तो इसी तरीके से केमिकल रिएक्शन अपने साथ स्टेट चेंज करती है। तो कैसे चेंज करती है, तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के बारे में बतलाया था और ऑक्सीजन के बारे में बतलाया था, ये दोनों मिल करके ठीक है वाटर का फॉर्मेशन किए। तो ये क्या थे, ये गैस, ये भी गैस, और ये क्या बन गया, तो ये बन गया लिक्विड। तो फॉर्म चेंज कर लिया। दूसरा चेंज इन कलर, आयरन जब एयर के कांटेक्ट में आता है, मोस्ट एयर के कांटेक्ट में, तो वो अपना कलर चेंज कर लेता है। आप लोगों ने देखा होगा लोहे का छड़ के ऊपर जंग लगते हुए, ठीक है, वो रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर कलर चेंज हुआ। इसको रिएक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग, कैसे रिएक्शन करवाएंगे, तो देखिए आयरन को Fe बोला जाता है और ऑक्सीजन को O2 बोला जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं साथ में, जैसा कि बतलाया था आपको। मॉइस्चर के कांटेक्ट में यहाँ पर रिएक्शन हो करके ये आयरन ऑक्साइड बनाएगा, इसको फेरस ऑक्साइड भी हम लोग बोलते हैं, और पानी साथ में H2O रिलीज करेगा ये। नेक्स्ट आइए, चेंज इन टेम्परेचर। केमिकल रिएक्शन की वजह से टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 रिएक्शन
एक एक्सोथर्मिक, एक एंडोथर्मिक। तो पहले इसको समझ लें कि एक्सोथर्मिक होता क्या है और एंडोथर्मिक क्या होता है। कोई भी रिएक्शन होने पर अगर एनर्जी हीट के फॉर्म में बाहर निकलती है तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि मीथेन, मीथेन गैस है, ये जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो बर्न होता है और जलने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है और साथ में बहुत मात्रा में हीट रिलीज करता है। कोयला हम लोगों ने देखा है, ठीक है, तो वो कार्बन कहलाता है। जब उसको हम लोग जलाते हैं तो जलाने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होगा, ये मालूम है आपको, आपने कंबशन चैप्टर पढ़ा होगा, वहाँ पर बतलाया गया होगा कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी चीज़ को जलाया जा सकता है। एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा कि एक मोमबत्ती जला लो और एक ग्लास का, कांच का ग्लास जो है उसके ऊपर ढक दो, मोमबत्ती उतनी ही देर जलेगा जितने अंदर में, ग्लास के अंदर में ऑक्सीजन मौजूद होगा, उसके बाद वो बुझ जाएगा। यानी कि कंबशन होने के लिए, जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो उसके बाद क्या होता है, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है हीट रिलीज़ करता है, तो हम लोगों को गर्मी लगती है, आग जलता है वहाँ पर, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जब हीट जो है वहाँ पर रिलीज़ हो। और वैसे रिएक्शन जहाँ पर कि एनर्जी एब्जर्ब्ड हो, यानी कि हीट जो है वो एब्जर्व करता है, तो उसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, यानी गर्मी यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं, अलग से गर्म कर रहे हैं उसको, तो गर्मी को वो एब्जर्व कर रहा है और उसके वजह से रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हीट या एनर्जी जो है वो एब्जर्व हो रही है, तभी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर हीट और एनर्जी अगर वो देता आपको तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ गैस। जब किसी मेटल को हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जैसे यहाँ कॉपर को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो यहाँ पर आप इक्वेशन के फॉर्म में इसको देख पा रहे हैं कि कॉपर जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये जो है हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज़ कर रहा है। तो इस तरीके के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर गैस निकल रही है। देखिए, ये आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रहा है, तो गैस का इवैल्यूएशन हो रहा है। और उसके बाद है फिर लास्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जब इस तरह की रिएक्शंस होती हैं तो कई बार प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। प्रेसिपिटेट किसको बोलते हैं, तो आप कई बार देखे होंगे किसी मटेरियल के अंदर में थोड़ा सा सॉलिड की तरह जमा हो जाता है चीज़, ठीक है, तो ये गाढ़ापन या गाढ़ा वाला जो पदार्थ है, ठीक है, उसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। पूरी तरीके से सॉलिड नहीं होता है लेकिन वो लिक्विड से अलग हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर बेरियम क्लोराइड को जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ये बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन करता है और ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है। इसलिए देखिए ब्रैकेट में हम लोग PPT लिखे और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एक्वस फॉर्म में, यानी कि इसमें वाटर की कंटेंट ज़्यादा होगी, वो रिलीज़ करता है। तो आपको अलग अलग तरह का केमिकल रिएक्शन मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ें, हम लोग केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाए इसको देखते हैं और इसके ऊपर एक आध क्वेश्चंस हर साल ही पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से आप समझेंगे। केमिकल इक्वेशन जो है जहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स दोनों ही तरफ में, अभी आपको पढ़ाया था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही में अगर वो बराबर हो, यानी रिएक्टेंट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के वो प्रोडक्ट के साइड से बराबर हो, तो उसी को हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी क्यों है? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हम लोग इस चीज को जानते हैं कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इस दुनिया में मास को ना तो एक्स्ट्रा क्रिएट किया जा सकता है और ना ही जो प्रेजेंट मास है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी हजारों साल पहले जो प्रेजेंट था आज भी वो मौजूद है। तो करते क्या है इसको, तो बस वो अपना फॉर्म चेंज करता है केमिकल रिएक्शन की वजह से। तो जब हम किसी एलिमेंट को रिएक्ट करवाते हैं तो वो एलिमेंट का जो मास है उसमें नया मास फॉर्म नहीं करेगा और ना ही उस मास में से कोई भी मास माइनस होगा। तो इस तरह के एलिमेंट को हम लोग बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर पढ़ते हैं। तो देखिए किस तरीके से बैलेंस किया जाता है इक्वेशन को।
तो पहले जान लें कि ये एक इक्वेशन दिया हुआ है Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। आयरन को यहाँ पर पानी के साथ जो है यानी कि मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करवाया गया, तो ये फेरस ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। तो क्या ये बैलेंस्ड फॉर्म में है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आयरन 1 है, एक एलिमेंट है यहाँ पर, और यहाँ पर आयरन 3 एलिमेंट है। इसका मतलब है कि ये बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ये ठीक है। ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 4 है, यानी बैलेंस्ड फॉर्म में ये नहीं है। दूसरा रिएक्शन लीजिए, तो इसको हमको बैलेंस करना होगा, अभी तरीका बतलाएंगे कैसे बैलेंस किया जाएगा। जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको जो है वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो जिंक को हम लोग Zn के नाम से जानते हैं, तो ये Zn लिखा। सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 बोलते हैं, तो ये लिख दिया। उसके बाद जो प्रोडक्ट बना वो जिंक सल्फेट बना, तो ZnSO4 लिखेंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ तो H2। अब यहाँ पर इसको जांच कीजिए कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों क्या बराबर हैं। तो हमको पहले एक टेबल बनाना होगा। इस तरीके से एलिमेंट एक तरफ लिखिए, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एटम्स इन प्रोडक्ट साइड और HS यानी राइट हैंड साइड। तो जिंक देखिए यहाँ पर आप जिंक 1 है तो लेफ्ट हैंड साइड पर 1 लिखिए, राइट हैंड साइड पर जिंक 1 है तो राइट हैंड साइड पर इसको 1 लिख दिए। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दिया, और फिर राइट हैंड साइड पर भी आप देखिए यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए। सल्फर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर SO4 है, ठीक है, तो सल्फर यहाँ पर 1 है और ऑक्सीजन आपका 4 है, तो सल्फर 1 ऑक्सीजन 4। यहाँ पर भी देखिए सल्फर 1 ऑक्सीजन 4, तो सल्फर 1 ऑक्सीजन 4, यानी कि ये दोनों साइड देखिए बैलेंस्ड है, दोनों तरफ 1 1 है, 2 2 है, 1 1 है, 4 4 है। तो इसको क्या बोलेंगे? ये होगा आपका बैलेंस्ड इक्वेशन। अब हम पहले वाले पर आते हैं जो कि बैलेंस नहीं था। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो देखिए सबसे पहले स्टेप 1 है कि इसको आप बॉक्स बना लीजिए इस तरीके से। ये बॉक्स बनाना ज़रूरी क्यों है तो इसको भी समझ लीजिए। अभी आपको बतलाया था कि हाइड्रोजन अकेले नहीं पाया जाता है, H फॉर्म में नहीं मौजूद होगा, वो जब भी होगा H2 के फॉर्म में होगा। ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके वजह से होता है। इसी तरीके से वाटर H2O के फॉर्म में होगा, मालूम है आपको, H3O तो हो नहीं सकता है या H2O2 तो नहीं हो सकता है। तो ऐसा ना हो कि बैलेंस करने के चक्कर में आप यहाँ पर 2 लगा दें, ठीक है, यहाँ पर जो है Fe के बाद 2 लगा दें यहाँ पर, या फिर Fe के बाद यहाँ पर 3 की जगह में 5 कर दें या कुछ और लगा दें। इसलिए इसको बॉक्स बना लेना ज़रूरी है, यानी इसके अंदर आप किसी भी तरह का बदलाव नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड जो बना हुआ है इसका फार्मूला ही यही है। इस फार्मूला में अगर छेड़छाड़ करेंगे तो ये कंपाउंड अपना नेचर चेंज कर देगा, वो कंपाउंड नहीं रहेगा। तो बैलेंस करने के लिए हम जो भी करेंगे बॉक्स के बाहर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि बॉक्स के बाहर हम लोग किस तरीके से इसको बैलेंस करते हैं। तो सेकंड स्टेप है आपके पास, जहाँ पर हम लोग पहले इसका एलिमेंट इस तरफ लिख लिए, आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 3 ही एलिमेंट ना है। देखिए आप आयरन यहाँ पर है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो आपको रिएक्टेंट साइड पर ये केवल 3 एलिमेंट पाए जा रहे हैं। तीनों का नाम लिख लिया। आयरन कितने हैं तो यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दिए। अब आइए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, ठीक है, ये यहाँ गलती से लिखा गया, अभी रुक जाइए, इसको अभी रहने दीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 लिख दिया, और फिर यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना है 1 है तो 1 लिख दिए। अब आइए राइट हैंड साइड पर, ठीक है, ये होगी आपको लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट साइड, ये होगा आपको राइट हैंड साइड यानी कि प्रोडक्ट साइड। तो राइट हैंड साइड पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आयरन कितने हैं तो Fe3 है यानी कि 3, ऑक्सीजन कितना है 4 लिखा हुआ है तो ये 4, और हाइड्रोजन कितना है 2 है तो ये 2 लिखे। क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, ये 2 है, यानी हाइड्रोजन बैलेंस है लेकिन आयरन और ऑक्सीजन बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग इसके बाहर कुछ लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, माइनस नहीं कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं हम लोग। तब यहाँ पर हमको चेंज कहाँ करना है, तो चेंज करना है इसमें। तो इसको अगर 1 × 3 कर दें तो ये बराबर हो जाएगा इसका, डेट इज इक्वल टू 3।
और इसको 1 × 4 करें तो ये बराबर हो जाएगा 4 मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, तो अब क्या करें यहाँ, तो आयरन है यहाँ पर, तो आयरन के पहले हम लोग अगर यहाँ पर 3 लगा दें तो आयरन 3 हो गया, तो दोनों बराबर हो गए। अब ऑक्सीजन में यहाँ पर 4 करना है हमको, तो यहाँ पर 4 कैसे करेंगे, इसके बाद तो नहीं लगा सकते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तब क्या करेंगे, तब यहाँ पर देखिए 4 लगा देंगे हम लोग, इस तरीके से 4 इसके बाहर लगाएंगे। लेकिन 4 लगाने से अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है ये 8 हो गया, 4 × 2, 4 2 = 8, ऑक्सीजन तो 4 है। तब अब यहाँ पर फिर चेंज लाएंगे हम लोग, तो अब ये 2 नहीं रह गया, ये रह गया 8। ठीक है, तो 8 हो गया, तो अब क्या करें यहाँ पर, अब तो यहाँ पर 2 है, इसको 8 करना है, तो यहाँ पर हमको मालूम है हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर अगर 4 कर दें यानी कि 4 × 2 तो ये 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 4 लगा देंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए आप, ये बन गया एट लास्ट 3Fe + 4H2O प्लस डेट इज Fe3O4 एंड 4H2। तो ये कंप्लीट को हम लोग बैलेंस्ड इक्वेशन के नाम से जानते हैं, और इक्वेशन इसी तरीके से आपको बैलेंस करना है। तो राइटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट मैटर का जो है उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, तो इसके बारे में आपको बताया था कि अगर वो गैस है तो यहाँ पर गैस लिखेंगे, जैसे कि आयरन सॉलिड है तो इसके बगल में हम लोग इसे कैपिटल में S लिखेंगे। ये लिक्विड है तो बगल में हम लोग L लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, और एक्वस होगा अगर तो एक्वस AQ लिखते हैं हम लोग, इसके बारे में आपको बताया जा चुका है। नेक्स्ट आइए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन कई तरह के होते हैं, ये आपको टाइप्स जानना बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनेशन में एक रिएक्शन दिया हुआ था, बैलेंस करने को पूछा गया और फिर टाइप ऑफ रिएक्शन पूछा गया, तो ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में आते हैं एग्जामिनेशंस में, इसलिए इसको भी आप ध्यान से रखिए। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बहुत इजी है, बस समझते चलिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कंबाइन होना। तो देखिए कोई भी एलिमेंट जैसे A है और B है, ये दोनों को आपस में कंबाइन कर देंगे तो A भी बन जाएगा, बस इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो एक एलिमेंट देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम है जो कि सॉलिड है और ऑक्सीजन है जो कि गैस है, दोनों मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है, जो कि सॉलिड है। तो दोनों मिल करके कंबाइन हो गए ना, एक साथ हो गए, देखिए Mg + O2 MgO बन गया, तो बस इसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो जस्ट ये इसका अपोजिट है। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है उसको टुकड़े टुकड़े में कर देना। तो जब कोई भी एक कंपाउंड होगा जो कि डिकम्पोज होकर के टूट करके दो अलग अलग या दो से ज़्यादा कंपाउंड में बन जाए, तो उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है, जब इसको हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, तो एक कंपाउंड हीट करने पर यहाँ पर दो अलग अलग कंपाउंड में टूट करके बन गया, तो डिकम्पोज हो गया ये, तो इसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है अगेन 3 तरह का होता है। पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, तो थर्म का मतलब होता है हीट। तो कोई भी सब्सटेंसेस अगर हीट की वजह से डिकम्पोज हो तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। जैसे कि लेड नाइट्रेट जो है, जब उसको हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। तो ये देखिए डिकम्पोज होके 2 कंपाउंड और एक जो है एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया ये, तो ये हीट की वजह से हुआ, इसलिए इसको थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जैसे कि पानी H2O, क्या H2O को गर्म करेंगे और वो भाप वेपर बन जाएगा तो उसके एलिमेंट टूट जाएंगे, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, नहीं होगा, वो तब भी वाटर ही रहेगा, H2O ही रहेगा। तो इसको डिकम्पोज करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से इसका डिकम्पोजिशन करते हैं, जहाँ पर एक बीकर के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रोड्स, जिसको एक को एनोड बोलते हैं एक को कैथोड बोलते हैं, और इसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ हम लोग जोड़ देते हैं और इस तरीके से इसका डिकम्पोजिशन किया जाता है। तब जा कर के हाइड्रोजन जो है एक तरफ आ जाएगा और ऑक्सीजन टूट करके दूसरी तरफ चला जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से जब इसको हम डिकम्पोज करते हैं तो इसको इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आइए, फोटोलाइसिस
और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में कंपाउंड को सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज किया जाता है, यानी सूरज की रोशनी से ये डिकम्पोज होता है। तो सूरज की रोशनी से सिल्वर क्लोराइड जो है वो डिकम्पोज होकर के सिल्वर और क्लोरीन को अलग कर देता है। तो पुराने समय में जो फोटोग्राफ बनाए जाते थे, साफ़ किए जाते थे ब्लैक एंड वाइट, इसी मेथड से, इसी टेक्नोलॉजी से किया जाता था, जहाँ पर कि सिल्वर क्लोराइड के प्लेट्स में फ़ोटो को जो है वो सूरज की रोशनी के नीचे रख दी जाती थी और क्लोरीन गैस उसमें से निकल जाता था और सिल्वर मेटल रह जाता था उसमें। नेक्स्ट आइए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वैसे केमिकल रिएक्शन जहाँ पर कि ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके स्थान से हटा करके और अपनी जगह बना लेता हो, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं और उसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ज़्यादा रिएक्टिव, जैसे कि आपको मालूम है कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में टॉप लेवल पर सोडियम है, ठीक है, उसके भी ऊपर पोटेशियम है। यहाँ पर आप देखें कि जिंक का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराया जा रहा है। तो जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है और इस वजह से हाइड्रोजन के साथ जो क्लोरीन था उसको ये हाइड्रोजन को हटा दिया और खुद अपना जगह बना लिया और जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया और हाइड्रोजन गैस अलग हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जिंक क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, और उसके स्थान पर अपना जगह बना करके जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन किया। इसलिए इस तरह के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसी से आगे टर्म बना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि एक ने दूसरे को उसके स्थान से हटाया और दूसरा जो है वो पहले वाले के स्थान पर आ गया, यानी यहाँ पर एक्सचेंज हो गया वो मटेरियल का। AB प्लस CD, तो यहाँ पर A जो है वो आ गया C के साथ और B जो है वो आ गया D के साथ और ये लोग AC प्लस BD बना लिए। इसका एग्जाम्पल है बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन सोडियम सल्फेट के साथ जब रिएक्ट करता है तो देखिए यहाँ पर बेरियम के साथ क्लोरीन था और सोडियम के साथ सल्फेट था। तो यहाँ पर बेरियम के साथ जो है सल्फेट आ गया और सोडियम के साथ यहाँ पर क्लोरीन आ गया। तो ये लोग मिलकर के बेरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में और सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में बना दिए। तो यहाँ पर दो जगह डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, पहला डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होता है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होता है, इसलिए इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और लास्ट है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको एकदम याद कर लीजिए आप। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन उससे रिमूव हो रहा हो, हट रहा हो, तो उस तरह के कंपाउंड को हम लोग ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। और रिडक्शन रिएक्शन जस्ट इसका अपोजिट, हाइड्रोजन का उसमें एडिशन हो रहा हो या फिर रिमूवल हो रहा हो उसमें ऑक्सीजन का, तो उसको हम लोग रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ, यहाँ पर छूट गया है, ऑक्सीजन फ्रॉम ए कंपाउंड इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, समझ में आया? ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का एडिशन होना या हाइड्रोजन का रिमूवल होना, और रिडक्शन का मतलब है कि एडिशन होना हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का रिमूवल होना। इसी के साथ दूसरा टर्म आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो वैसा सब्सटेंसेस जो कि ऑक्सीडाइज करता है दूसरे सब्सटेंसेस को और खुद रिड्यूस हो जाता है, तो उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं? तो वैसा सब्सटेंसेस जो कि दूसरे को रिड्यूस करे लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, तो उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। और एजेंट नाम से आप समझ में आ रहा होगा कि वो उसको ऑक्सीडाइज करने में या रिड्यूस करने में हेल्प करता है, मदद करता है। एक यहाँ पर नेक्स्ट देखिए रेडॉक्स रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको बढ़िया से याद रखिएगा। रेडॉक्स रिएक्शन उस तरह का रिएक्शन होता है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, दोनों ही चीज़ होगा। इस तरह की रिडक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं।
एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो कॉपर का फॉर्मेशन करता है और वाटर जो है वो रिलीज़ होता है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हुआ, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ से हटा, तो यहाँ पर देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन अपने साथ क्या किया, ऑक्सीजन को जोड़ दिया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो इसलिए ये रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल को भी याद रखेंगे और इसके डिफिनेशन को भी आप याद रखेंगे। और लास्ट ये देखें हम लोग एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। वैसे इसके बारे में हम लोगों ने जब हीट रिलीज़ के बारे में पढ़ा था तभी देख लिया था, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। और वैसे रिएक्शंस जहाँ पर कि हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ की जाती है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि मीथेन गैस को जब कि एयर के प्रेजेंस में यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ बहुत सारा हीट जो है वो रिलीज़ करता है। दूसरा वैसे रिएक्शन जहाँ पर कि हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है यानी वो इस्तेमाल में लाया जाता है रिएक्शन में, उसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें जब हीट दी जाती है, इसको गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, तो ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब आइए देखें हम लोग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन की वजह से जो रिएक्शंस होती हैं उसका असर हम लोगों के जीवन के ऊपर, ज़िंदगी के ऊपर हर दिन में क्या पड़ती है। तो इसमें पहला चीज़ पढ़ेंगे हम लोग कोरोजन। किसी भी मेटल का ग्रेजुअल ईटिंग अप यानी धीरे धीरे वो ख़राब होता जाता है, खोखला होता जाता है, जो कि एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में होता है, उसके एक्शन से होता है मेटल की सरफेस के ऊपर, उसको हम लोग कोरोजन बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा लोहे के ऊपर जो जंग लगती है, चित्ती लगती है, तो वो कोरोजन है, जो कि मॉइस्चर के प्रेजेंस में मेटल को ग्रेजुअली ईट करता है, खाते रहता है और धीरे धीरे देखते होंगे आप लोहा पतला होते जाएगा, धीरे धीरे पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो आयरन में जो कोरोजन होती है, लोहे में जो कोरोजन होती है उसको हम लोग रस्टिंग बोलते हैं, लेकिन दूसरे मटेरियल में जो कोरोजन होती है उसको सिंपल कोरोजन ही बोलते हैं हम। जैसे कॉपर के ऊपर आपने देखा होगा कि मॉइस्चर के असर से धीरे धीरे कॉपर जो है वो क्या होता है, वो ग्रीन कलर का हो जाता है। इसी तरीके से सिल्वर के ऊपर आपने देखा होगा, सिल्वर के ऊपर मॉइस्चर के प्रेजेंस से वो ब्लैक हो जाता है। वैसे ये बहुत ही लो रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसके ऊपर असर नहीं पड़ता है। इक्वेशन के फॉर्म में देखें तो ऐसे लिख सकते हैं हम, आयरन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, आयरन ऑक्साइड यानी कि फेरस ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और वाटर जो है वो रिलीज़ करता है। ठीक है, यहाँ पर मॉइस्चर के लिए वाटर का इस्तेमाल किया गया है। तो इसको कैसे रोका जा सकता है, आयरन की रस्टिंग को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हम लोग घर में अपने आसपास देखते हैं कि हम आयरन का गेट ग्रिल कुछ भी बनाते हैं, उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। पेंट करने से क्या होता है, ये मॉइस्ट एयर जो है वो अंदर नहीं पहुंच पाता है और इस तरीके से आयरन का प्रोटेक्शन करता है। दुकानों में हम लोग देखते हैं कि शटर में ग्रीस लगाई जाती है, ठीक है, हम लोग मशीन्स में देखते हैं कि ऑयल डालते हैं। इसी तरीके से जिंक का जो होता है लेयर, इसको ऑक्सीजन के आयरन के ऊपर जो है वो एक परत बना दी जाती है, चढ़ा दिया जाता है। आप गाड़ियों में या कई कील में या फिर घर में आप जो नल वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसमें आपने इस तरह का चीज़ देखा होगा। तो वो जिंक का जो लेयर है, परत है जो आयरन के ऊपर है, उसको चढ़ाने से आयरन का प्रोटेक्शन होता है और इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। और फिर आयरन के साथ उसका एलॉय बनाना, जैसे कि हम लोग स्टील बनाते हैं, ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल को मिला करके आयरन के साथ जो है हम लोग अलग तरह का एलॉय बनाया जाता है जिसके ऊपर रस्ट नहीं लगती है। लास्ट टॉपिक हम लोग देख लें, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी जो है एक्चुअली में
तेल के जो भी खाने का सामान होते हैं जब उसको हम लोग एयर में एक्सपोज कर देते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और इस तरीके से रेंसिड हो जाता है। अब तेल का कोई भी सामान देखिए ज़्यादा दिन तक रह गया तो उसमें एक ख़ास किस्म का महक आएगा और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। इसी फेनोमेना को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। रेंसिडिटी से बचाने के क्या उपाय हैं? तो पहला उपाय है एयर टाइट कंटेनर में रखें। बहुत सारा कंटेनर आता है, आप अपने किचन में देखिएगा, मम्मी जो है उस तरह कंटेनर में सामानों को रखती है जिसमें कि एयर बहुत आसानी से पास ना हो जाए। आप चिप्स खाते होंगे, लेज़ है, कुरकुरे है, तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर मटेरियल तो बहुत कम होता है लेकिन वो पूरी तरीके से फूला हुआ होता है। तो कभी सोचा कि वो अंदर में क्या होता है? तो अगर आप ये सोच रहे हो कि अंदर जो है एयर होगा तो ऐसा नहीं है, उसके अंदर नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है और वो प्रिवेंट करता है खाने के सामान को ऑक्सीडाइज होने से और ज़्यादा लंबे समय तक वो रहे, यानी दुकान में कई बार तुरंत बिक्री नहीं होती है तो ख़राब ना हो जाए, इसलिए उसके अंदर नाइट्रोजन डाल करके तब पैक की जाती है उसको। हम लोग रेफ्रिजरेशन में डालते हैं फूड आइटम को, जहाँ पर कि टेम्परेचर बहुत कम होती है जिसकी वजह से जल्दी सामान ख़राब नहीं होता या ऑक्सीडाइज नहीं होता है। इसी तरीके से बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स या प्रिजर्वेटिव्स मिलते हैं, तेल के सामानों में डाल करके उसको पैक कर दी जाती है जिसके ज़रिए वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता है। तो ये आपका चैप्टर हो गया ख़त्म। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा चैप्टर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आखिर में हम लोग 2024 में पूछे गए CBSE के क्वेश्चंस को ले लेते हैं। लास्ट ईयर 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें यही पूछा गया था जो आपको अभी पहले ही बतलाया हमने कि वाई मैग्नीशियम रिबन इज़ बर्नड इन एयर एंड when a magnesium ribbon is burned in air and ash of white color is produced, write chemical equation for the reaction giving the chemical name of the ash produced, state the type of chemical reaction, giving justification to your answer। तो हम लोग देखे थे अभी कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग एयर में बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। केमिकल इक्वेशन इसका कैसे बनाएंगे? तो Mg + O2 MgO बनाएगा, लेकिन O2 है यहाँ पर, ऑक्सीजन एक है, इसलिए इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो हम लोग इसके पहले 2 लगा देंगे और यहाँ पर Mg के पहले भी 2 लगा देंगे। आप देखेंगे कि 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो बैलेंस हो गया इक्वेशन। जो ऐश प्रोड्यूस हो रहा है, जो राख प्रोड्यूस हो रहा है इस रिएक्शन से, उसका नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है और ये वाइट कलर का होता है। ये रिएक्शन एक एग्जाम्पल है कम्बिनेशन रिएक्शन का, जैसे कि एक एलिमेंट मैग्नीशियम एक एलिमेंट ऑक्सीजन दोनों मिल करके कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो आपको बताया था मैग्नीशियम कम्बिनेशन रिएक्शन में 2 एलिमेंट कंबाइन होकर के एक कंपाउंड या एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। और इसका जस्टिफिकेशन क्या है? इन इट 2 or more substance is combined to form a single compound, single product, जैसा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के केस में ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कराया। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखने होंगे। चैनल को देखने के लिए आप सबको थैंक यू वेरी मच।